ये जो कांग्रेस आर वाली पॉलिटिकल पार्टी ये सारे के सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाती है। तभी तो रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पढ़ा था हम लोग। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का क्या आया, जजमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने के अंदर क्या बनना है तुम्हें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, जो कि शायद उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी को पॉसिबल नहीं लग रहा था। ये इलेक्शन रेफरेंडम टू द डेमोक्रेसी, तुम लोग वोट करने जा रहे हो लोकतंत्र के लिए। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, पूरा की पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लेकिन आप लोगों की सारे के सारे कंफ्यूजन ये वाली वीडियो दूर करने वाली है। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम में हम लोगों ने इंदिरा गांधी को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया था 1971 में। लेकिन 1967 से जो इंदिरा गांधी की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और हम लोगों ने 1971 के इलेक्शंस में देखा था कि इसने दोबारा से कांग्रेस का वैसा ही सिस्टम लेकर आया जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में थे, है ना। कांग्रेस 353 सीट जो है जीत जाती है खुद अकेले दम पे, और कांग्रेस और सीपीआई मिलकर 375 सीट जाती है, 375 सीट जीत जाती है। तो इसका मतलब क्या, कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसको इमरजेंसी लगानी पड़ी, वो चीज देखना है हम लोगों को इसमें। Since 1967, इंदिरा गांधी had emerged as a towering leader with tremendous popularity। तो इंदिरा गांधी की 1967 के बाद से पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस स्प्लिट देखा, उसके बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। गरीबी हटाओ का नारा देखा था हम लोगों ने, है ना। और कांग्रेस आर को ये रियल कांग्रेस बना के छोड़ती है। आगे आते हैं। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस टेंशंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में टेंशन देखने को मिलने वाला इस टाइम पीरियड में। हम लोगों को देखेंगे उसको, उस पार्ट को बहुत अच्छे से डील कर रहा है, क्योंकि पेपर में आता है वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला क्या सिस्टम था, और डेमोक्रेसी के साथ खेलने की कोशिश कैसे करती है ये, और कैसे इंदिरा गांधी हमेशा ये प्रूफ करना चाहेगी कि पार्लियामेंट ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू जुडिशरी। जुडिशरी हमेशा ये प्रूफ करता जाएगा कि नहीं, पार्लियामेंट ज्यादा सुपीरियर नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल तरीके से पावर्स बांटी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बारे में भी देखने वाले हम लोग। देखिए जरा क्या बता रहा है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द Congress party took the position that this stand of the court was against the principles of democracy and parliamentary supremacy। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, या कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करती है, उल्लंघन करती है कॉन्स्टिट्यूशन का। और दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट या इंदिरा गांधी ये प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ये जो कह रहा है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, इंडिया की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाएगा। कौन जीतता है इस बैटल को, इसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन क्या इनमें से कोई बैटल जीतेगा, या फिर लास्ट में हम लोगों को कुछ अच्छा कंक्लूजन मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत मजा आएगा। देखिए जरा, स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पेंड द डिविजन्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड हर अपोनेंट्स। तो कांग्रेस स्प्लिट होता है, ठीक है, हम सबको होता है। 1969 में होती है, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। हम लोगों ने किया था इसके बारे में। अब सीन क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी अपने अपोनेंट्स का करियर खत्म ही कर देती है 1971 के इलेक्शंस में। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ सर, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने के बावजूद इसको 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ी, और 1977 के जो 6 जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं वो इसको हारने पड़ने वाले हैं। ठीक है, क्या हो रहा है ऐसा, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। In the elections of 1971, Congress had given the slogan of Garibi Hatao, remove poverty, but the social and economic condition in the country did not improve much after 1971-72। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है हम लोग कि 1971 में जब इलेक्शन चल रहे थे, तो ये इलेक्शन 3 जनों के बीच में थे। कांग्रेस आर की एक तरफ थी, दूसरी तरफ कांग्रेस ओ था, और तीसरी तरफ हमारे पास था ग्रैंड अलायंस। हम लोगों ने किया था इसको, और ग्रैंड अलायंस ग्रैंड फेलियर बन जाता है। इसके साथ साथ कांग्रेस हो, इनका तो करियर ही खत्म हो जाता है बेचारों का। और कांग्रेस आर जो है 353 के अराउंड सीट जीत जाती है, और अगर सीपीआई की भी सीट्स मिला दे इसमें, तो टोटल सीट्स कांग्रेस के अलायंस के 375 होते हैं। और सब लोग कहते हैं कि कांग्रेस सिस्टम जो है दोबारा से रिस्टोर हो गया, जैसे कांग्रेस की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में थी, उसी तरीके से दोबारा हो गई है। ठीक है, लेकिन ये क्या बता रहा है, बट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इंप्रूव मच आफ्टर 1971-72। ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस में इंडिया के फर्क नहीं आया।
है ना, गरीबी हटाओ का नारा देना और सचमुच में गरीबी हटाने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं। आफ्टर द बांग्लादेश क्राइसिस, तो बांग्लादेश क्राइसिस हम लोगों ने पढ़ा था 1971 का। तो बांग्लादेश क्राइसिस के बाद द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया, ठीक है। हम लोगों को पता है कि बांग्लादेश क्राइसिस में क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान लड़ रहा था। ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था, आपस में लड़ रहे थे लोग। जब वेस्ट पाकिस्तान अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईस्ट पाकिस्तान वालों पे, तो लगभग बहुत सारे लोग, है ना, लाखों में लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते। और जब इंडिया में आते हैं, इंदिरा गांधी से हेल्प मांगते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी मांगते हैं, मिलिट्री हेल्प भी मांगते हैं। इंदिरा गांधी इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की आर्मी को भेजती है और इंडिया की आर्मी पिटाई कर देती है पाकिस्तान की आर्मी की। 90,000 की आर्मी घुटने टेक देती है पाकिस्तान की, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी बहुत सारी इकोनॉमी खराब हो जाती है, ठीक है। पहले हम लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि अभी तो हम लोग डेंजरस डिकेड में से निकले थे। डेंजरस डिकेड का टाइम पीरियड क्या है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर डेंजरस डिकेड का ये टाइम पीरियड होता है। तो हम लोगों ने देखा था डेंजरस डिकेड के टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी वैसे ही शेक हो रही थी, है ना। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन वो इंप्रूवमेंट 1971 के बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से और ज़्यादा खराब होने वाला है। इसके बाद क्या बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो हम लोगों को हेल्प करनी स्टार्ट करी थी, हालांकि हेल्प तो क्या ही थी, है ना, जो वहाँ पर खराब वीट और खराब राइस वगैरह थे वो हम लोगों को देता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जब हम लोगों ने 1971 में एग्रीमेंट किया था यूएसएसआर के साथ, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, उस टाइम पीरियड में यूएसएसआर का प्रेसिडेंट कौन था, आप लोग लिखकर बताएंगे मुझे। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, उस टाइम पीरियड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हमारी हेल्प भी करनी बंद कर दी। नेक्स्ट चीज क्या होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। तो ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हो नहीं रहा था, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा छा रही थी उस टाइम पीरियड में 1972 के आसपास, और खास करके गांव में ऐसा था। मॉनसून्स फेल्ड इन 1972-73, ये वही कंडीशन हो रही है जो हम लोगों ने 1965-67 में देखी थी, है कि ना। 1965 के आसपास क्या हो रहा था, मॉनसून फेलियर हो चुका था, और मॉनसून फेल होने की वजह से क्या होता है हम सबको पता है, मॉनसून फेल हो गया। मॉनसून फेल का मतलब है कि क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, क्रॉप्स फेल होने का मतलब है फूड क्राइसिस आने वाली है, और फूड क्राइसिस आने का मतलब है कि अब फेमाइन तो नहीं आएगा, है ना। कुछ जगह पर हो सकता है कि फेमाइन आए, कुछ जगह पर हो सकता है कि लोगों की डेथ हो जाए हंगर की वजह से, लेकिन अब फेमाइन क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है 1967 में, है ना। प्लस 1970 में हम लोगों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन भी पढ़ा था। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। तो मॉनसून फेल हो गया, क्रॉप्स फेल हो चुकी है, फूड क्राइसिस आ रही है, लेकिन अब क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्रॉप्स के प्राइसेस जरूर बढ़ जाएंगे, है कि ना। क्यों, हम लोग देखते हैं क्या, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इन्फ्लेशन आता है, और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, है कि ना। अब क्या है, सप्लाई तो कम ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रॉप्स फेल हो गए तो क्रॉप्स कम है अपने पास, लेकिन खाने वाले पूरे के पूरे इंडिया वाले, तो प्राइस जो है ऑफ कोर्स क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ और क्या होने वाला है, विच रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। मॉनसून फेल होने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, यानी कि क्रॉप्स फेल हो गए, यानी कि फूड क्राइसिस, है ना। आगे आते, prices increased by 23% in 1973 and 30% in 1974 that caused much hardship to the people, ठीक है। अगर 1973 की बात करें तो ये कह रहा है कि 1973 में 1972 के मुकाबले 23% प्राइस राइज आया, प्राइस राइज। और अगर हम लोग बात करें 1974 की, तो 1974 के अकॉर्डिंग 30% प्राइस राइज आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर एकदम से इतना क्यों हो गया। 1973 की अगर बात करें तो 1973 में इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो वही पैलेस्टाइन वाला इशू उस टाइम पीरियड में भी चल रहा था, लेकिन इजराइल ये वाला हालांकि जीत जाता है, अरब वर्ल्ड हार जाते हैं, लेकिन अरब वर्ल्ड का पैसा लग रहा है इस वॉर में, है ना। और अरब वर्ल्ड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑयल मंगाते हैं, है ना। तो अब सीन क्या है, इन पैसों को कवर करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ा देंगे, और ऑयल के प्राइस से बाकी सारी चीज़ों के प्राइसेस जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इस वजह से इंडिया में हर एक चीज़ की प्राइस जो होती है वो बढ़ जाती है। 1973 में फिर भी 23% बढ़ती है, लेकिन 1974 में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, 30% प्राइस राइज देखने को मिलता है कि ना। अब देखो आम जनता जो है वो ये थोड़ी बोलेगा कि भैया प्राइस राइज क्यों हो रहा है, अच्छा इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई हो रही है इस वजह से हो रहा है, ठीक है, मॉनसून फेलियर हो गया इस वजह से हो गया। ये लोग ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि भैया देखो 1971 में तुमने इलेक्शन जीते, हम लोगों ने तुम्हें इलेक्शन जीता है,
1971 में तुमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, हमने तुम्हारी प्रेज करी। अब तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। प्राइस राइज का जिम्मेदार भी कौन लोगे, तुम ही लोगे, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का यही तो काम है। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड आंसरेबल टू द पीपल। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि भैया प्राइस राइज क्यों हो रहा है ना, और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें गवर्नमेंट ने बिठा रखा है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप्स। तो मार्क्सिस्ट ग्रुप्स, हम लोग नक्सलाइट्स के बारे में करते हैं, तो नक्सलाइट मूवमेंट भी स्टार्ट होगा, है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा नक्सलाइट मूवमेंट, 1969 से स्टार्ट होगा। और ये जो नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होगा। कोई पूछे सर वेस्ट बंगाल में कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबरी विलेज। नक्सलबरी विलेज है, ठीक है। तो यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट्स। और ये जो नक्सलाइट लोग हैं ये मॉइस्ट्स होते हैं। कौन होते हैं, मॉइस्ट्स। सर मॉइस्ट क्यों बोलते हैं इनको, माओवादी क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये लोग दे वर द फॉलोअर्स ऑफ माओ। और माओ लीडर था कहाँ का, माओ वॉज द लीडर ऑफ चाइना, जिसने चाइनीज रिवॉल्यूशन लाया था। चाइनीज रिवॉल्यूशन कब आया था, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, ठीक है। तो नक्सलाइट मूवमेंट भी बढ़ रहा है इस टाइम पीरियड में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग हो रहे हैं, ठीक है। और नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ते बढ़ते 9 स्टेट्स में फैल जाएगा, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। देखिए क्या बता रहा है, देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप्स हु हैड टेकन टू आर्म्स। अब देखो माओ की आइडियोलॉजी क्या है, ये तो वायलेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी। आगे ना माओ क्या कहता है, क्या, पावर कम्स इन योर हैंड्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। गन उठाओ, ठोक दो सामने वाले को, आगे ना रिवॉल्यूशन लेकर आओ और अपने कब्जे में करो। तो ये जो नक्सलाइट वाले लोग थे, ये लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी को खत्म करके क्या करना चाहते हैं, कम्युनिज्म या सोशलिज्म लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि डेमोक्रेसी की वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। और मेनली जो ट्राइबल लोग होंगे, आदिवासीज होंगे, गरीब जो होंगे, लैंडलेस लेबर्स जो होंगे, लैंडलेस फार्मर्स जो होंगे, बेगार करने वाले जो लोग होंगे, वो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, इसको इस मूवमेंट में शामिल होंगे, ठीक है। आज भी ये मूवमेंट चलता है, कि हाँ आज भी ये मूवमेंट चलता है, और इंडिया के 9 अलग अलग स्टेट्स में चलता है ये मूवमेंट, ठीक है। एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स, इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट जहाँ पर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, बगावत होता है, बगावत, ठीक है। तो ये लोग बगावत करना स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, कम्युनिज्म लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी वजह से इनकी कंडीशंस और खराब होती जा रही है, ठीक है। आगे दीज आर नोन एज मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब देखो ध्यान से क्या होता है, सीपीआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1941 में बनती है, और 1941 में बनने के बाद इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं आफ्टर इंडो चाइना वॉर या साइनो इंडियन वॉर के बाद। तो 1964 में सीपीआई से सीपीआईएम अलग हो जाता है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये वही लोग थे जो चाइना के सपोर्टर्स में थे, चाइना के सपोर्ट में थे जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था। ये सीपीआईएम अब 2 हिस्सों में और टूटने वाली है, ठीक है। सीपीआईएम तो सीपीआईएम होगा, ये 1964 में बनेगी, ठीक है। और सीपीआईएम से अब एक और पार्ट सीपीआई का टूटने वाला है, यह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 1969। और ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाला ग्रुप जो है, ये नक्सलाइट वाला ग्रुप है, ये लोग नक्सलाइट्स को सपोर्ट करेंगे, क्लियर है। ये लोग वायलेंस में बिलीव करते हैं, ये लोग नहीं करते, इस वजह से क्या हो गया, स्प्लिट आ गया। और इनका जो लीडर है नक्सलाइट्स का, इसका नाम है चारू मजूमदार। क्या नाम है इसका, चारू मजूमदार, क्लियर। आगे देखिए क्या बता रहा है, these are known as Marxist Leninists, now Maoist groups or Naxalites were particularly strong in West Bengal। तो वेस्ट बंगाल से ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। वेस्ट बंगाल में कहाँ से स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ है नक्सलबरी से, नक्सलबरी विलेज से, ठीक है, बताया था मैंने आप लोगों को। आगे आते, प्राइसेस इंक्रीज बाय 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974 दैट कॉज्ड मच हार्डशिप टू द पीपल, ठीक है। तो लोग जो है क्या हो रहे, भूखे लोग जो है अपनी सेविंग्स नहीं बचा पा रहे, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, डेट ट्रैप में फंस रहे, कर्जा लेना पड़ रहा है, ठीक है। और कर्जा को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को बहुत ज़्यादा। देयर वर ऑल्सो एन इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप्स हु हैड टेकन आर्म्स। अच्छा ये कर लिया हम लोगों ने, है ना, अच्छा ये भी कर लिया, ठीक है। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स पे आते हैं। अब देखो जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तुम लोगों जैसे,
है ना। ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आवाज़ उठाएंगे, सर ह्यूमैनिटीज़ के क्यों उठाएंगे, कॉमर्स और साइंस वाले क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, उनको गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, और उनको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। उनको ये नहीं पता प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हारे टक्कर के नहीं है वो लोग, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट के बारे में क्या बता रहा है ये, इन जनवरी 1974। अब देखो दो मूवमेंट के बारे में याद रखना है। जब हम लोग बात करेंगे किसकी, गुजरात मूवमेंट की, तो सबसे पहले गुजरात के स्टूडेंट्स उठेंगे और ये लोग मूवमेंट करेंगे जनवरी 1974 में, ठीक है। ये लोग उठेंगे और ये लोग क्या करेंगे, प्राइस राइज के अगेंस्ट में, प्राइस राइज के अगेंस्ट में मूवमेंट करने वाले। किसके अगेंस्ट में मूवमेंट करेंगे सर, दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट कांग्रेस। सर स्टेट कांग्रेस मतलब गुजरात में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में करेंगे। 1972 में हम लोगों ने देखा था इलेक्शंस हुए थे, और 1972 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी या कांग्रेस कांग्रेस आर बोल लो या कांग्रेस आई बोल लो, दोनों एक ही है। कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा, या कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, दोनों इंदिरा गांधी वाली पार्टी है, ठीक है। आर कोई बाद में आई बोला जाने लग गया। ये जो कांग्रेस आर वाली पॉलिटिकल पार्टी है सारे के सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाती है, तभी तो रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब सीन क्या हो रहा है, 1972 के इलेक्शंस में गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार है, और गुजरात के स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई है किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि भैया इतना ज़्यादा प्राइस राइज हो रहा है और हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, इसमें सेविंग्स नहीं है हमारे पास, कुछ डेट ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, ठीक है। और ये लोग डिमांड करते हैं किस चीज़ की, गुजरात में ये लोग डिमांड करते हैं कि भैया कांग्रेस सरकार इस्तीफा दो, फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड करते हैं कि दोबारा से इलेक्शंस करवाओ, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पर कांग्रेस सरकार हार जाती है, क्लियर है, कांग्रेस यहाँ पर हार जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं बिहार मूवमेंट की, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि सर गुजरात मूवमेंट में अगर कोई फेस है क्या, तो अरुण जेटली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरुण जेटली वॉज अ स्टूडेंट देन, और अरुण जेटली क्या बन गया था उस टाइम पीरियड में, ही कुछ बना नहीं था, मतलब ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ प्रोटेस्टर, ठीक है। इसके साथ साथ रजत शर्मा का शो देखते होंगे आप लोग, आपकी अदालत, वो भी इस प्रोटेस्ट में थे, रजत शर्मा सॉरी, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो मोरारजी देसाई को हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो इन दिस मूवमेंट, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो स्टूडेंट्स के साथ साथ अपोजिशन तो आ ही जाता है, तो अपोजिशन इनके साथ मिल गया और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा, स्टेट कांग्रेस खत्म हो गई, ठीक है। देखिए बता रहा है, इन जनवरी 1974 स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल एंड द इसेंशियल कमोडिटीज एंड अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस। अब देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस सरकार जो है वो भ्रष्ट सरकार है, स्टेट कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है, ये लोग रिश्वत खाते, करप्शन चल रहा है हर जगह पे, काम ढंग से नहीं करते, एफिशिएंसी नहीं है कुछ भी, और ढंग से काम नहीं कर रहे, प्लस प्राइस राइज हो रहा है, इसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस बढ़ रहा है। इसेंशियल कमोडिटीज मतलब आटा, मैदा, सूजी, रवा, ठीक है, जो रोजमर्रा की खाने की चीजें, ठीक है, चावल, इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल, तो इन चीज़ों के लिए क्या करने लगे ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे, फूड ग्रेन्स के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि सब चीज़ों का प्राइस राइज हो रहा है। और हम लोगों ने देखा कि 23% 1973 और 1974 में 30% क्या होता है, प्राइस राइज होता है। तो प्रोटेस्ट करना इनका बिल्कुल सही था, है ना। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, गिर जाएगी। दूसरा हम लोगों को याद रखना है क्या, बिहार मूवमेंट याद रखना है। बिहार मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, तो बिहार मूवमेंट गुजरात वालों को देखकर स्टार्ट होता है। बिहार के भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स आते, लालू प्रसाद यादव इस वाले प्रोटेस्ट में थे, ठीक है। तो बिहार मूवमेंट कब होता है, ये होता है मार्च में, मार्च 1974। तो जनवरी 1974 में गुजरात मूवमेंट हुआ और बिहार मूवमेंट मार्च 1974 में हुआ। आगे गुजरात के बारे में और क्या बता रहा है, ड्यू टू प्रोटेस्ट असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975, द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शंस। और जून 1975 में क्या होता है, दोबारा से री इलेक्शंस होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस में कांग्रेस जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है, स्टेट कांग्रेस को, गुजरात की कांग्रेस को। आगे आते हैं हम लोग। इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कैरसिटी मतलब फेमाइन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन, तो सेम चीज है, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, बिहार के स्टूडेंट्स ने खेल खेला। बिहार के स्टूडेंट्स बोले कि भैया हम लोगों को हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा करना है, ठीक है। बिहार के स्टूडेंट्स ने इनवाइट करा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो ही वॉज अ सोशलिस्ट थे, चेंज इनटू अ गांधीयन, समाजवादी थे, गांधीयन बन जाते,
ठीक है, और इनको लोग नाम देते हैं लोकनायक का। ही वॉज नोन एज लोकनायक। प्लस 1955 में पॉलिटिक्स छोड़ चुके हैं, लेफ्ट पॉलिटिक्स इन 1955, ठीक है, लेकिन बड़ा नाम है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उनके भी फाउंडर है, और 1948 में जो सोशलिस्ट पार्टी, जो समाजवादी पार्टी बनी थी, उसके भी ये फाउंडर है ना, अखिलेश यादव वाली जो पार्टी, उसके भी फाउंडर यही है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो है उनको इनवाइट करते हैं लोग। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं तुम लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन दो चीज़ें माननी पड़ेगी मेरी। कौन सी दो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ कि ये मूवमेंट जो है कंप्लीटली नॉन वायलेंट होगा। गांधीयन है तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। तो बच्चों ने कहा ठीक है, स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं और हम लोग नॉन वायलेंट रखेंगे इसको। दूसरी इनकी शर्त ये थी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इस प्रोटेस्ट को बिहार तक लिमिट करके नहीं रखना है, ठीक है, बिहार के बाहर भी जाना है हम लोगों को इस प्रोटेस्ट को लेकर, ठीक है। तो दूसरा शर्त क्या थी कि इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू बिहार, बिहार तक लिमिट ना हो, है ना, नॉट लिमिटेड टू बिहार, ठीक है। बच्चों ने कहा ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो नेशनल लीडर्स बनना ही है, ठीक है। और ऐसे करके जयप्रकाश नारायण लीडर बन जाते हैं इस प्रोटेस्ट का। अब जयप्रकाश नारायण फेस बन गया, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को, अब जेपी नारायण को या लोकनायक को अब सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ पूरा के पूरा अपोजिशन जुड़ जाएगा। क्लियर है? आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण टू लीड द स्टूडेंट्स मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण की एंट्री हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण गेव अ कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। तो ये वाला क्वेश्चन आता है टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में, कि संपूर्ण क्रांति के बारे में किसने बताया? तो संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं हमें कौन? जयप्रकाश नारायण बताते हैं। ये चीज याद रखना। gave a call for total revolution in the social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy। और ये इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें वाकई में, सचमुच में डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना है, डेमोक्रेसी लानी है इंडिया में, तो संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। संपूर्ण क्रांति का मतलब है सिर्फ इकोनॉमिकली क्रांति नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सोशली डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकली डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तीनों स्फेयर्स में डेमोक्रेसी लानी है हम लोगों को, ठीक है। मतलब तीनों जगह पर लोगों की ही चले, उसको कहते हैं क्या? ट्रू रिवॉल्यूशन। तो ट्रू रिवॉल्यूशन का आइडिया देने वाले जयप्रकाश नारायण। मुझे आप लोग बताना कि नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया जो है वो किसने दिया था, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। इन्हीं के साथी थे, ठीक है। आगे आए, चलिए आगे आते हैं। देखिए जरा क्या बता रहा है। इन 1975 जेपी लेड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट। अब देखो 1975 में क्या हो रहा है। 1975 में 1971 पे चलते हैं थोड़ा सा। 1971 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी इलेक्शंस लड़ रही थी, और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो बंदा इलेक्शंस लड़ रहा था 1971 के इलेक्शंस में, उसका नाम था राजनारायण। क्या नाम था उसका? राजनारायण। इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स इलेक्शंस हारती है, राजनारायण इलेक्शंस हार जाता है। इंदिरा गांधी जीतती है, राजनारायण हार जाता है, और राजनारायण जो है हाई कोर्ट में जाकर, कौन से हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर कंप्लेंट ये करता है कि, क्या कंप्लेंट करता है? ये कंप्लेंट करता है राजनारायण कि भैया देखो ऐसा है, इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे ये इलीगल थे। राजनारायण पेटिशन लिखता है टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट कि ये जो इलेक्शंस हुए 1971 के मेरे और इंदिरा गांधी के बीच में, ये इलीगल और इनवैलिड इलेक्शंस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1975 में, 12 जून 1975। 12 जून 1975 में क्या रिजल्ट आता है, क्या आता है? 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, जिनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा, ये क्या कहते हैं? जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, क्या इंदिरा गांधी के इलेक्शन जो थे वो इनवैलिड थे। क्वेश्चन आता है कि सर इंदिरा गांधी के इलेक्शन इनवैलिड क्यों थे? क्योंकि इलेक्शंस के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा इलेक्शंस के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता कैंपेनिंग के लिए, गवर्नमेंट गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के पेट्रोल का, गवर्नमेंट के पैसों का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या करा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसके इलेक्शंस इनवैलिड है। इनवैलिड है का मतलब क्या है? इनवैलिड है का मतलब है कि भैया अब इंदिरा गांधी
प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं है, सीट खाली हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इंदिरा गांधी का एक बहुत ही अच्छा दोस्त, क्यों मैं दोस्त बोल रहा हूं वो आगे बताऊंगा आप लोगों को। इंदिरा गांधी का एक बंदा जिसका नाम है A.N. रे, ये इस टाइम पीरियड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी क्या करती है, हाई कोर्ट का जजमेंट लेकर कहाँ पहुंच जाती है, हाई कोर्ट का जजमेंट लेकर A.N. रे के पास पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है इसको, और A.N. रे कहता है कि देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आपके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 6 महीने के अंदर दोबारा से क्या करिए, दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ बिहार वाला मूवमेंट चल रहा था ना, बिहार वाला मूवमेंट, बिहार वाले मूवमेंट में भी लोग क्या कह रहे थे, बिहार कांग्रेस को कह रहे थे, बिहार कांग्रेस को कह रहे थे इस्तीफा देने के लिए, यानी बिहार कांग्रेस को कह रहे थे कि रिजाइन कर दो। बिहार कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस को देख रखा था, गुजरात कांग्रेस ने रिजाइन किया, दोबारा से इलेक्शंस हो गए और गुजरात कांग्रेस हार गई थी, लेकिन बिहार कांग्रेस ने कहा कि भैया हम लोग रिजाइन करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 6 महीने वाला कि 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या बनेगा, क्या करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ये कब आया था, ये आया था 24 जून को 1975, 24 जून 1975 को आया था। जैसे ये जजमेंट आता है 24 जून 1975 को, तो इंदिरा गांधी क्या करती है, सॉरी क्या नाम है इनका, जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण अगले दिन यानी कि 25 जून 1975 को पार्लियामेंट चले जाते हैं, क्या करके, प्रोटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस अपोजिशन, पूरा के पूरा नॉन कांग्रेस अपोजिशन, यानी कि 1971 का कांग्रेस ओ, 1971 का ग्रैंड अलायंस, सारे के सारे जेपी नारायण के साथ है। ठीक है, ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज लाइक द भारतीय जनसंघ, द कांग्रेस ओ, द भारतीय क्रांति दल, द भारतीय लोक दल एंड द सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स। तो सारे के सारे नॉन कांग्रेस, नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारी की सारी क्या करती है, जयप्रकाश नारायण के साथ जाती है, और ये लोग भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। द नेक्सलाइट मूवमेंट, नेक्सलाइट मूवमेंट के बारे में देखते हैं, ये भी साथ के साथ स्टार्ट हो रहा है। In 1967 a peasant uprising took place in Naxalbari police station area of Darjeeling Hills district in West Bengal under the leadership of local cadres of the Communist Party of India Marxist। ठीक है, तो 1967 में क्या हो रहा है, 1967 में कुछ नहीं होता एक्चुअली। यहाँ पर जो नक्सलबरी वाला जो एरिया था, नक्सलबरी में जो कम्युनिस्ट लोग थे या जो फार्मर्स वगैरह थे, इनके क्रॉप्स वगैरह फेल हो गए थे, इनके ऊपर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इनकी, और ये लोग बार बार पुलिस स्टेशन में जाकर कह रहे थे कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम्स है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है, नेताओं तक हमारी बातें पहुँचाओ, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। जब इनको हेल्प नहीं मिलती है काफ़ी टाइम पीरियड तक, और फेमाइन की सिचुएशन की वजह से यहाँ के लोग मर जाते हैं, इनके फैमिली वाले लोग मर जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि भैया अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट के आगे इसमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारी हेल्प तो नहीं कर रही है, तो ये लोग बंदूकें उठा लेते हैं और गवर्नमेंट वाले लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो जाते हैं, और फिर 1969 में स्प्लिट आ जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अलग हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अलग हो जाएगी, और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का जो लीडर होगा वो चारू मजुमदार होगा। आ गया। In 1969 they broke off from CPIM and a new party, Communist Party of India Marxist Leninist CPIML was formed under the leadership of Charu Mazumdar। आगे आते हैं। The Naxalite movement has by now splintered into various parties and organizations. Currently about 75 districts in 9 states are affected by Naxalite violence। और ये जो Naxalites लोग थे, इन लोगों ने क्या कर दिया, आर्म्स उठा दिया, ये लोग गवर्नमेंट वाले लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट वाले लोगों ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इनके बीच में वायलेंस चलता रहता है। ठीक है, नेक्सलिज्म तो नेक्सलाइट्स को इनका रीजनल एस्पायरेशन कह सकते हैं हम लोग, है ना, मिलिटेंट्स बन जाते हैं क्योंकि इनके रीजनल एस्पायरेशंस पूरे नहीं होते। तो रीजनल एस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कि रीजनल एस्पायरेशंस को किस तरीके से डील करा जाता है। ठीक है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है इससे, 9 स्टेट्स अफेक्टेड है इससे। आगे आते हैं। गवर्नमेंट्स हैव टेकन स्टर्न मेजर्स इन डीलिंग विद द नेक्सलाइट मूवमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बहुत कड़े कड़े कानूनों का इस्तेमाल करा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट करी थी लड़ाई। ठीक है, इन लोगों ने गवर्नमेंट के किसी सदस्य, गवर्नमेंट किसी मेंबर को देखने के बाद भी ये मार देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ खतरनाक वाले एक्ट्स वगैरह लगाए थे, जैसे AFSPA वगैरह लगाया इन लोगों ने, है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वगैरह लगाया इन लोगों ने। ठीक है, और इनको क्या देखते ही किल करने का ऑर्डर था। ठीक है, अगर शक है किसी के ऊपर, विदाउट वार्निंग
क्या कर सकते थे, शूट कर सकते थे। तो शूट टू किल का ऑर्डर था इसमें, शूट टू किल का। ठीक है, देखिए आगे क्या बता रहा है, मेनी थाउजेंड पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वायलेंस बाय द नक्सलाइट्स एंड द एंटी नक्सलाइट वायलेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इधर से नक्सलाइट मूवमेंट हो रहा था, उधर से एंटी नक्सलाइट मूवमेंट हो रहा था। गवर्नमेंट ने भी इनके बहुत सारे लोगों को मारा और इन्होंने भी गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों को मारा। तो दोनों आपस में क्या करते चले, लड़ाई करते चले गए। ये नक्सलाइट मूवमेंट है। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। तो 1974 में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा 1974 के जनवरी में गुजरात में मूवमेंट हो रहा है, मार्च में मूवमेंट हो रहा था कहाँ पर, मार्च में मूवमेंट हो रहा था बिहार में, और तीसरा मूवमेंट जो है वो हम लोग 1974 में देखने को मिलता है। और ये जो मूवमेंट है ये है एक रेलवे स्ट्राइक। ठीक है, तो रेलवे स्ट्राइक कब हो रही है, ये मई जून के आसपास होती है। मई 1975 की मई 1974 की बात है ये, मई या जून की एक बार चेक कर लेना आप लोग। मई 1974 में क्या होता है, एक ग्रुप होता है द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल, एक यूनियन है ये, रेल यूनियन है ये, लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, gave a call for nationwide strike by all employees of the railways for pressing their demands related to bonus and service conditions। अब होता क्या है, ये आप लोग देख रहे हो कि जो रेलवे वाले बंदे हैं इन लोगों ने बोल दिया कि भैया हम लोग काम नहीं करेंगे। तो रेलवे स्ट्राइक हो रही है 1974 में। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, इसके लीडर के बारे में आता है कि हु वाज द लीडर देन। तो इनका जो लीडर था इस रेलवे यूनियन का, उस लीडर का नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, और जॉर्ज फर्नांडिस जो है, इनके ग्रुप का नाम क्या था, इनके ग्रुप का नाम था द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन लोगों ने क्या करते हैं, इन लोगों ने कहा कि भैया हमारी दो कंडीशन है उसको पूरा करो। पहला, एक तो हमें बोनस दो। बोनस का मतलब क्या है इसमें, बोनस का मतलब है कि भैया हमारी सैलरीज वगैरह बढ़ाओ, हमारी इंक्रीमेंट कर दो, पहला तो ये। और दूसरा क्या, हमारी सर्विस कंडीशन ठीक करो। सर्विस कंडीशन मतलब क्या, मतलब हम लोग काम करते ही जाते काम खत्म ही नहीं होता हमारा, है ना। हमारा कुछ टाइम रखो, सुबह 8 बजे आओ, शाम को 4 बजे चले जाओ, 9 बजे आओ, 5 बजे चले जाओ, 10 बजे आओ, 6 बजे चले जाओ, 11 बजे आओ, 7 बजे चले जाओ। ठीक है, हम लोग 24 घंटे घूमते ही रहते हैं, सर्विस कंडीशन ठीक नहीं है, खाना टाइम पे नहीं मिलता है, पानी टाइम पे नहीं मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, प्लस बोनस वगैरह हमारे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, सब कुछ होता है। क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगी। ठीक है, ये लोग क्या करने लग जाएंगे, पटरियाँ वगैरह भी उखाड़ने लग जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंदिरा गांधी सीधा सीधा बोलेगी कि भैया ये जो स्ट्राइक है ये इलीगल है। क्वेश्चन है कि इलीगल क्यों है, ये बोलेगी कि भैया रेलवे जो है ये एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है, आगे ना, ये क्या है, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्या है ये, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, और गवर्नमेंट वाले लोग यानी कि ये एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट में या गवर्नमेंट की ही कंपनी के अगेंस्ट में क्या नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, इलीगल स्ट्राइक है। काम करना है करो, नहीं करना है नौकरी छोड़ के चले जाओ। दूसरे बंदे बहुत सारे जिनको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए उनको हम लोग गवर्नमेंट नौकरी दे देंगे। ये लोग शांत हो जाते हैं, स्ट्राइक इनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने सोचा कि बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धो देते, हाथ धो नहीं पाइए बल्कि जल और गए हाथ इनके। ठीक है, देखिए जरा क्या बता रहा है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल एंड अरेस्टेड मेनी ऑफ देयर लीडर्स। बहुत सारे लीडर्स को क्या करा गया, उठा के जेल में डाल दिया गया। द स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 डेज विदाउट एनी सेटलमेंट। और 20 दिन के बाद क्या हुआ, इस स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया विदाउट एनी सेटलमेंट्स, बिना किसी सेटलमेंट के। क्लियर है, आगे आए, देखिए आगे क्या अपने पास, देखिए क्या है, कंफ्लिक्ट विद जुडिशरी। जुडिशरी के साथ क्या क्या कंफ्लिक्ट हुआ। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। तो ये क्या बोल रहा है कि उस टाइम पीरियड में रूलिंग पार्टी और जुडिशरी के बीच में, जुडिशरी कोर्ट्स, तो कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आइए देखते हैं। द कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट राइट्स आर कर्टेल्ड। ठीक है, तो जुडिशरी क्या कह रही है, जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स वगैरह क्या कह रहे हैं, जुडिशरी कह रही है कि भैया देखो ऐसा है, क्या जो पार्लियामेंट है, माना कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं खेल सकती, फंडामेंटल राइट्स के साथ खेल नहीं कर सकती, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट बोलेगी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल नंबर हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो है इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ये वाली बात कह रहे थे जुडिशरी। पार्लियामेंट कह रही है कि भैया हम बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट के साथ। ठीक है, ओके, यहां तक तो ठीक है। आगे आते हैं,
The parliament amended the constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles, but the Supreme Court rejected its this provision also. ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये पार्लियामेंट कह रहा है कि हम लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक, ठीक है। और डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ये एडवाइस दे रहा है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है। क्लियर है? तो पार्लियामेंट क्या कह रहा है, या इंदिरा गांधी क्या कह रही है, इंदिरा गांधी कह रही है कि भैया देखो हम लोग डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के साथ भी खेल सकते हैं। पार्लियामेंट कहा कि नहीं खेल सकते, ठीक है। उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पीरियड में राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 फंडामेंटल राइट था, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, ये एक रोड है और रोड के बीचों बीच या फिर यहाँ पे रोड बनाना है और यहाँ पर क्या है, बीचों बीच एक घर है और इस घर की वजह से हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, यहाँ पे रोड नहीं बना पा रहे, ठीक है। गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट ने कहा कि यार तुम्हारा जो घर है ये यहाँ से रोड निकलना है, तो प्रॉपर्टी के जितने भी पैसे होंगे, ठीक है, उसके पैसे उससे डबल ट्रिपल पैसे दे रहे हैं आपको यहाँ से घर हटाना पड़ेगा और दूसरी जगह पे आप अपना घर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ का जो मालिक था इसने कहा कि भैया देखो ऐसा है, बाकियों को पागल बनाना मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है क्या, कि मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कोई भी मेरे से, प्रधानमंत्री हो, गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट वाला हो, कोई भी हो, मेरे से मेरा घर नहीं छीन सकता है। तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा हो ना हो रहा हो, भाड़ में जाओ, मैं तो नहीं हटा रहा अपना घर यहाँ से, है ना। इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी गई और इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया और इसका घर भी हटा दिया। जुडिशरी ने कहा कि इंदिरा गांधी क्या नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। फंडामेंटल राइट को कैसे खत्म कर सकती है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या होता है, 1973 केशवनंद भारती केस भी आता है और केशवनंद भारती केस में क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत फेमस डिसीजन है, इसके बारे में बताता हूं मैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ गवर्नमेंट कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता उसके बारे में बात बताऊंगा, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी का ये इशू था, ठीक है। अब जुडिशरी कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के साथ तुम लोग खेल नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते, छू भी नहीं सकते फंडामेंटल राइट्स को, और दूसरी तो पार्लियामेंट कह रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से होता क्या है, इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी एक नया आर्टिकल बनाती है, आर्टिकल 300A, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देती है। आर्टिकल 300A क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारे पास एक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है, बल्कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास एक लीगल राइट की तरह है, मतलब एक कानूनी अधिकार है, आगे ना। और ऐसा नहीं है कि ये कानूनी अधिकार गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकती है, गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, आगे ना। हमारे नेशन के प्रति ड्यूटी बनती है। तो इसने क्या कर दिया, आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया और क्या कर दिया, आर्टिकल 300A ऐड कर दिया, ठीक है। केशवनंद भारती केस में यही चीज डिस्कस हुई, और केशवनंद भारती केस में जुडिशरी क्या कहती है, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट को छेड़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकती, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकती। लोगों ने पूछा सर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो यहां पर पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं किसको, राइट टू इक्वेलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेट लिबर्टी, ठीक है। तो ये राइट टू मतलब सारे राइट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे राइट्स जो है, जो बेस बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह के साथ कर सकती है छेड़खानी, ठीक है। तो लोगों ने पूछा कि सब पता कैसे चलेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये बताओ गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। लोग कहते हैं कि आप, सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंस रहा हो तुम्हारा तो हमारे पास आ जाना, हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या नहीं। क्लियर, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों को वैसे समझ में आ गया कि जो हमारे मेन प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे देखिए बता रहा है, in the case of केशवनंद भारती the judiciary declared that the parliament cannot amend constitutional basic features of the in a controversial manner। और इन्होंने क्या बताया, 1973 के केशवनंद भारती केस में ये डिक्लेयर हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है, हाँ फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी कर सकती है। ठीक है, आगे आगे आते हैं। In 1973, after the केशवनंद भारती case, the government set aside the practice of appointment of senior most judge। अब देखो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। हुआ क्या, जुडिशरी इंदिरा गांधी के रास्ते में आ रही थी। यहाँ पर इंदिरा गांधी कुछ करने जाए, जुडिशरी कह रही कि भैया वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ करे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ करे वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहती है कि भैया अभी तेरी बैंड बजाती हूँ। इंदिरा गांधी ने क्या करा, उस टाइम पीरियड तक केशवनंद भारती 1973 के केस तक क्या था, जो सीनियर मोस्ट जज होता था, जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसको बना दिया जाता था क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का हेड, सुप्रीम कोर्ट का हेड। सर सीनियर मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा काम किया हुआ बंदा, नहीं, सीनियर मोस्ट अकॉर्डिंग टू एज, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा वो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का हेड बनेगा। क्लियर है। सीन क्या था, 1974 में, 1974 की बात है, 1974 में 3 जजेस थे जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये तीनों जजेस जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे जब ये पार्लियामेंट जुडिशरी का इशू चल रहा। इंदिरा गांधी क्या करती है, इन तीनों को छोड़ती है और चौथे नंबर पे जो जज होता है जिसका नाम है A.N. रे, जिसके बारे में बता रहा था कि ये इसका दोस्त है इंदिरा गांधी का। ठीक है, ये क्या करती है, 3 सीनियर जजेस को छोड़ती है और A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करती है, अपॉइंट करती है। समझ में आया कि नहीं, A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, यही बता रहा है ये। The practice of appointment of the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice and appointed Justice A.N. रे as the Chief Justice of India, और A.N. रे को Chief Justice of India बना दिया जाता है। आगे आते हैं। Thus constitutional interpretations and political ideologies were getting mixed up rapidly, और इसी वजह से हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज़्यादा नोकझोंक चल रही है। जुडिशरी को इंदिरा गांधी से बदला लेना, इंदिरा गांधी को जुडिशरी से बदला लेना, आगे ना। लेकिन जुडिशरी होती है भैया, याद रखना, वो ऐसा बदला ले लेगी क्या, पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा जिंदगी पर। ठीक है, आगे आते, फिर तुम कोई भी हो, कितना ही बड़ा तुर्रम खानो। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है, देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं जून 1975 की। जून 1975 से पहले देखो क्या क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है 23% 1973, 30% 1974। ठीक है, प्लस मानसून फेलियर, फूड क्राइसिस। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, रेलवे स्ट्राइक, 1975 जून में ही गुजरात की सरकार गिरना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का क्या आया, जजमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 महीने के अंदर क्या बनना है तुम्हें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, जो कि शायद उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी को पॉसिबल नहीं लग रहा था क्योंकि लोग अगेंस्ट में थे। ठीक है, 25 जून 1975 को पार्लियामेंट तक जयप्रकाश नारायण पहुंच गए। ठीक है, अब इंदिरा गांधी कहती है कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। इंदिरा गांधी क्या करती है, 25 जून को शाम में, 25 जून 1975 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहती है, इस टाइम पीरियड में हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीवी गिरी है तो वीवी गिरी नहीं है, क्योंकि वीवी गिरी 1969 में बने थे और 1974 में इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, चल रहा है 1975 में हमारे पास सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर क्या नए प्रेसिडेंट आ गए जिनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फखरुद्दीन अली अहमद को प्रेसिडेंट होते हैं और फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी कहती है कि भैया इमरजेंसी अनाउंस कर दो, ये इमरजेंसी अनाउंस कर देते। रातों रात सारे के सारे जितने भी न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं उन सबका लाइट कट कर दी जाती है। ठीक है, कैबिनेट को भी नहीं पता है अभी तक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नहीं पता है, इसके खुद के मंत्रिमंडल को नहीं पता है इंदिरा गांधी के कि क्या करा जा रहा है, इमरजेंसी लगाई जा रही है।
क्वेश्चन ये आता कि सर इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाई गई, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पर इमरजेंसी लगाई गई थी। क्लियर है? अच्छा ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पर इमरजेंसी लगाई गई। अब ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, ये तो हो गया। इसके बाद क्या हुआ, सुबह सुबह 6 बजे एक स्पेशल मीटिंग रखी गई, 6 AM एक स्पेशल मीटिंग रखी गई और पूरे के पूरे कैबिनेट को बुलाया गया और फिर कैबिनेट को बताया गया कि भैया इमरजेंसी लगाई गई है। इमरजेंसी में होता क्या, इमरजेंसी में जितनी भी स्टेट सरकार है, स्टेट में जितनी भी गवर्नमेंट है, ये सारी की सारी सस्पेंड हो जाती है और सारी की सारी पावर आ जाती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। ठीक है, तो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अब रूल करने वाली है। ठीक है, और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इंदिरा गांधी के हाथ में रूल आने वाला है। मतलब इंदिरा गांधी ने एक तरीके से अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, देखो क्या होता रहा है। On 12 June 1975, the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha as invalid. बता दिया मैंने आप लोगों को, राजनारायण वाला सीन। This order came on an election petition filed by Raj Narayan, a socialist leader and a candidate who had contested against Indira Gandhi in 1971. Crisis and response. On 25th June 1975, Jay Prakash Narayan announced a nationwide satyagraha for Indira Gandhi's resignation, asked the army, the police and the government employees not to obey illegal and immoral orders. जयप्रकाश नारायण ने 25 जून को ही क्या करा, नेशन वाइड आवाज दे दी है पूरे के पूरे इंडिया को कि भैया आओ और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खड़े रहो। ठीक है, 25 जून को ही हो रहा है ये पार्लियामेंट वाला जो मार्च हो रहा है उसमें। और इन्होंने क्या कर दिया, आर्मी को, पुलिस को, सबको बोला है कि भैया इंदिरा गांधी की बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी डेमोक्रेटिकली क्या नहीं कर रही है, रूल नहीं कर रही है, लोग परेशान है। ठीक है, और क्या बोला है कि इंदिरा गांधी के कोई भी ऑर्डर्स जो है वो सारे के सारे ऑर्डर्स इलीगल है, इमोरल ऑर्डर्स है और उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। On 25 June 1975, the government invoked Article 352 of the Indian Constitution. Article 352 of the Indian Constitution national emergency की बात करता है। किसकी? नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी क्या कह रही है, इंदिरा गांधी कह रही है कि भैया दंगे होने वाले हैं, मुझको पता लग गया क्या कि इंडिया में होने वाले हैं दंगे, बहुत खतरनाक लेवल पर दंगे होने वाले, और ये दंगे जो है ना हो, इस वजह से मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, आगे आते हैं। On 25 June 1975, the government invoked Article 352 of the Constitution and declared a state of emergency, citing threat of internal disturbances. Internal disturbances के नाम पर national emergency लगा दी गई। The Prime Minister recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmed. किया हम लोगों ने ये भी। Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. वही जो मैंने आप लोग बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स हाथ से चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाते हैं और सारी की सारी पावर किसके हाथ में आती है, यूनियन गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। क्लियर है? आगे आते हैं। The government also gets the power to curtail or restrict all or any fundamental rights during the emergency. अब देखो ध्यान से, इस चीज को अच्छे से समझना। इमरजेंसी के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट दे सकती है या कंप्लीटली खत्म कर सकती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला जो फंडामेंटल राइट है, ये खत्म नहीं होता, बाकी सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। आगे ना, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी इसको भी खत्म कर देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन रे, इसी का पपेट है एक तरीके से, है ना। आगे आते हैं। In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. अब देखो, जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको उठा के क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं बचा। अब इंडिया वैसे भी फेडरल कंट्री नहीं है, लेकिन फेडरल किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं कि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट अलग बनती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती है, लेकिन इमरजेंसी लगी है, स्टेट गवर्नमेंट तो रही नहीं, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है। मतलब इंडिया एक
क्या बन चुका है, एक यूनियन बन चुका है, एक फेडरल नहीं बचा। अब यूनियन में एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक ही प्राइम मिनिस्टर है जिसके हाथ में सारी पावर्स है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबको उठा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। 676 लीडर्स को जेल में डाल दिया जाएगा और 1,11,000 प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया जाएगा। डन है, क्लियर है। आगे आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। द इमरजेंसी ब्रॉट द एजिटेशन टू एन एब्रप्ट स्टॉप। ठीक है, तो जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे एकदम से रुक गए। स्ट्राइक्स वर बैंड। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या हुआ, स्ट्राइक को बैन कर दिया गया। मेनी अपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल। बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया गया। द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम वेरी क्वाइट दो टेंस। और ये बोल रहा है कि इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्वाइट होगी, शांत हो गई बहुत ज्यादा, लेकिन टेंशन बढ़ गई है बहुत सारी कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी अब भी रहेगी या इंडिया की डेमोक्रेसी कंप्लीटली खत्म होगी। ये वाला क्वेश्चन अब जो है बहुत बड़ा उठ रहा है। आगे आते हैं। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था वो सस्पेंड कर दिया गया और एक एक्ट लगाया गया, और वो एक्ट था क्या, सेंसरशिप एक्ट। सेंसरशिप एक्ट के थ्रू बोला गया क्या कि जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज़पेपर्स वाले हैं, मैगजीन्स वाले हैं, वो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं छाप सकते। सेंसरशिप लग गई, वरना तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बोलेगी कि कुछ भी छापने से पहले एक कॉपी आएगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पढ़ेगी उसको, अगर वो सही लगता है तो क्या कर सकते हो तुम लोग, छाप सकते हो, और गवर्नमेंट को सही नहीं लगता तो तुम लोग उसको नहीं छाप सकते। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, कुछ हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि नई दुनिया, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एडिटोरियल पेजेस ब्लैंक छोड़ने स्टार्ट कर दिए। जो एडिटोरियल पेज होता है जहां पर ओपिनियन लिखा जाता है एडिटर्स का, है ना, जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी होता है और गवर्नमेंट के पक्ष में भी होता है, तो एडिटोरियल पेजेस को ब्लैंक करना स्टार्ट कर दिया, ब्लैंक छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट थ्रू मीडिया, लेकिन बाद में ब्लैंक स्पेस रखना भी क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। सेंसरशिप लग गई थी इस पे भी। ठीक है, द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एंड जमात इस्लामिया हिंद। ठीक है, तो जमात इस्लामिया और किसको, आरएसएस को, एक हिंदू संगठन एक मुसलमान संगठन, दोनों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी तो ये दिखा रही है ना कि दंगे होने वाले, और दंगे होंगे तो किसके बीच में होंगे, तो इंडिया की दो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज के बीच में होंगे, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। तो इंदिरा गांधी दिखा रही है कि दंगे होने वाली है, मुझे पता लग गया, इस वजह से इमरजेंसी लगा दी गई है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिना बात के इनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। आगे आते हैं। द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन स्टूड सस्पेंडेड, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन्स टू मूव टू कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे ना, कि तुम्हारा अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत तुम लोग क्या कर सकते हो, जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको बोल सकते हो कि भैया हमारा राइट वायलेट हुआ है, हमारा राइट रिस्टोर करके दो। तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स का इस्तेमाल करता है, और रिट्स का इस्तेमाल करके तुम्हारा फंडामेंटल राइट दोबारा से रिस्टोर करता है। आगे ना, लेकिन अब क्या हो गया, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दिया गया, यानी कि तुम लोग कोर्ट्स में भी नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है कोर्ट्स तो बंद है बाबू, कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हैबियस कॉर्पस पिटिशंस इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो तुम लोग कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तुम लोग अपना फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये राइट्स तो क्या है, एबोलिश्ड है। ठीक है, इन राइट्स के अकॉर्डिंग होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मुझे किसी ने हाउस अरेस्ट कर लिया, या किसी ने उठा के मुझे जेल में डाल दिया बिना बात के, बिना वारंट के, ठीक है, बिना एफआईआर के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। अब सीन क्या हुआ कि मेरे दोस्तों को, मेरे फैमिली वालों को मैं नहीं मिल रहा, मेरे फैमिली वाले पहुंच गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, कि भैया हमारा लोंडा पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है, और क्या पुलिस वालों के पास गया तो पुलिस वाले बता नहीं रहे, तो
आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए ये लोग रिट्स इस्तेमाल करते हैं हैबिस कॉर्पस का, और हैबिस कॉर्पस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हैबिस कॉर्पस जैसे ही बोलता है पुलिस वालों को बॉडी लाकर सामने रखनी होती है ना, मतलब मुझे लाकर सामने रखेंगे और बोलेंगे कि भैया ये देखो हमारे पास ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, लेकिन ये वाला अब क्या नहीं है, पावर ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, पावर खत्म हो चुकी है। आगे ना, आगे आते। Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and organized protest against the government। ठीक है, वो लोग जो क्या नहीं हुए, जिनको पहली बारी में या फर्स्ट वेव में जब सबको अरेस्ट करा जाता था, जब इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, जब पहली वेव में जिन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, ये अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। ठीक है, और छुप जाने के बाद क्या करा इन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट करा इनडायरेक्टली। ठीक है, इन लोगों ने पैम्पलेट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करे, लोगों के घरों तक पैम्पलेट्स पहुंचाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना स्टार्ट कर दिया कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी क्या कर रही है, किस तरीके की एट्रोसिटीज, किस तरीके का अत्याचार चल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए जरा क्या बता रहा है। Many journalists were arrested for writing against the emergency and many underground newsletters and leaflets were published to bypass censorship। बहुत सारे जर्नलिस्ट को उठा के जेल में डाल दिया गया और बहुत सारे न्यूज लेटर्स, बहुत सारे लीफलेट्स पब्लिश हुए और सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए लोगों ने खुद हाथों से लिखना स्टार्ट कर दिया और न्यूज़पेपर्स, लीफलेट्स के थ्रू इमरजेंसी की प्रॉब्लम्स के बारे में लोग एक दूसरे को बता रहे थे। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मेनी न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है। अमेंडमेंट का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाती है। ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1976, और इसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट भी चेक नहीं कर सकता। इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट भी इनवैलिड ठहरा नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट भी चेक नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये बोलती है क्या कि जो लेजिस्लेचर का टाइम पीरियड है या पार्लियामेंट का टाइम पीरियड है, लोकसभा का टाइम पीरियड जो है, जो कि अभी तक 5 साल का था, लोकसभा का टाइम पीरियड अब हम लोग बढ़ाकर 5 साल से बढ़ाकर इसको 6 साल कर रहे हैं। 6 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट बैठा करेगी। अब तीसरी चीज़ इसने जो चेंज करी वो ये बोला इसने कि, थर्ड चीज़ जो इसने चेंज करी थी इंदिरा गांधी ने, वो ये थी कि हाँ, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में क्या कर सकते, इलेक्शंस को 1 साल आगे कर सकते, इलेक्शंस को 1 साल आगे कर सकते। ठीक है, इसका मतलब 1977 जनवरी में 1977 जनवरी में इमरजेंसी खत्म होने वाली है, और जैसे ही इमरजेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैसे ही 1 साल लगेगा और 1978 में इलेक्शंस होने वाले। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में या इमरजेंसी लगी हो तो इलेक्शंस को 1 साल आगे कर सकते हैं। 1978 में इलेक्शंस होने वाले, लेकिन 1978 में नहीं होंगे, 1977 में ही होंगे। क्यों, देखेंगे उसके बारे में। तो इसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लाए। ठीक है, आगे आते हैं। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द इंदिरा गांधी केस, एन अमेंडमेंट वॉज मेड डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो इसने क्या बोला कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। द 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और यही 42nd अमेंडमेंट एक्ट था इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इमरजेंसी के टाइम पीरियड में, उसको देखते हैं। इन द इन्वेस्टिगेशन बाय द शाह कमीशन। अब शाह कमीशन क्या है, 1977 में जब इलेक्शंस होंगे, जो 6th जनरल इलेक्शंस होंगे, तो 6 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस हार जाएगी ऑफकोर्स, और 6 जनरल इलेक्शंस में जनता पार्टी क्या करने वाली है, जनता पार्टी जीतने वाली है ये वाली इलेक्शंस। और जनता पार्टी क्या करेगी, जनता पार्टी जो है एक कमीशन बिठाएगी, और इस कमीशन का नाम है जेसी शाह कमीशन। जेसी शाह कमीशन, और जेसी शाह को बोला जाएगा कि इंदिरा गांधी ने क्या क्या गलतियां करी है, कितनी एट्रोसिटीज करी है, कितने अत्याचार करे हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया है, इन सब की रिपोर्ट बना, प्रूफ इकट्ठा कर, विटनेस इकट्ठा कर, और इस रिपोर्ट को पेश करो कहां पर, पार्लियामेंट में। क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है, इन द इन्वेस्टिगेशन बाय द शाह कमीशन आफ्टर द इमरजेंसी फाउंड आउट देयर वर मेनी एक्सेसेस
कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये मिला कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा एक्सेसेस करे, बहुत सारा अत्याचार करा। क्या क्या अत्याचार करा आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी? अत्याचार क्या क्या किए थे उसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी का बेटा था, उसने क्या करा, उसने इमरजेंसी के नाम पर और इमरजेंसी के टाइम पीरियड में ही या इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, बच्चे दो ही अच्छे का, है ना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था हम दो हमारे दो का, ठीक है। और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और इस टाइम पीरियड में इंडिया वालों ने इंदिरा गांधी से कहा था कि हम दो हमारे दो क्या होता है, हम दो हमारे गिन लो होता है ना। हमारे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, गिन लो हमारी कितनी पॉपुलेशन, ठीक है। ये वाला सिस्टम था। लेकिन अब सीन क्या हो रहा है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में संजय गांधी ने लोगों को पकड़ पकड़ के, खास करके गरीबों को उठा उठा के उन लोगों का स्टरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी वगैरह करवाई थी, ठीक है। तो एक तो ये था, प्लस 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम उसने लाए थे, जिसमें उसने कहा था कि लोगों के लिए घर वगैरह बनाए जाएंगे। तो लोगों का ज़बरदस्ती माइग्रेशन करवाया गया, लोगों का ज़बरदस्ती घर झोपड़ी वगैरह जो थे वो उजाड़े गए, स्लम्स वगैरह उजाड़े गए और घर भी नहीं बने उनके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ा था लोगों को। क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। अब देखो ये बड़ी खतरनाक चीज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसने पूरे के पूरे इमरजेंसी में कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस आर का मतलब इंदिरा गांधी का, ठीक है। पूरे के पूरे इसमें क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इनको एक मीठी गोली पकड़ा रखी थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि यार तेरे को एक बात बताती हूँ। इंदिरा गांधी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कह रही है क्या कि भैया तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। क्यों साथ देना पड़ेगा? इस वजह से क्योंकि मेरे खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है? कह रहा कॉन्स्पिरेसी ये हो रही है कि मैं गरीबों की हेल्प कर रही हूँ और तू भी गरीबों का मसीहा है। कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग गरीबों की हेल्प करें और इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये जितने प्रोटेस्टर्स हैं इन सब लोगों ने पैसा खाया हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है इंडिया को तोड़ने की, लेकिन तेरी पार्टी और मेरी पार्टी इंडिया को टूटने नहीं देगी। कम्युनिस्ट पार्टी बोलता है यस, मैं हूँ कांग्रेस के साथ, मैं हूँ इंदिरा गांधी के साथ और इंदिरा गांधी जैसा करेगी मैं वैसे ही करूंगा। बाद में इसके आगे खुलते अरे 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 पागल बना दिया। समझ में आ गया नहीं? आ गया। इट बिलीव दैट इन सच सर्कमस्टांसेस सम रिस्ट्रिक्शंस एंड एजिटेशंस वर जस्टिफाइड। इसने क्या माना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने माना कि इंदिरा गांधी जो कर रही है वो सही कर रही है। और क्योंकि इसके आगे में पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाना जरूरी था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खुद मान रहा है, ठीक है। आगे controversies regarding emergency. In the investigation by the Shah Commission after the emergency found there were many excesses committed during the commission, ठीक है। अच्छा ये भी देख लिया था हम लोगों ने। It believed that in such circumstances, अरे डबल बार क्यों है? The government argued that opposition party must allow elected ruling party to govern according to its policies, whereas critics argued that people had the right to publicly protest against the government. गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट का कहना यह था कि यार देखो हम लोग गवर्नमेंट में आए, ठीक है, और गवर्नमेंट में आने का मतलब हमें लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, हम लोगों को इंडिया पे रूल करना है, ठीक है। इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, सोशली स्ट्रांग बनाना है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, एक्सेट्रा सब कुछ काम करना है। लेकिन अगर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बार बार प्रोटेस्ट होते जाएंगे और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होती रहेगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे? और इस वजह से इमरजेंसी लगाना जरूरी थी, ठीक है। दूसरी तरफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि भैया आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट देता है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस ऐसा नहीं कि इंडिया में पहली बार प्रोटेस्ट हो रहा है, इंडिया में प्रोटेस्ट लगातार होते आ रहे हैं। 1885 से हम लोग देख रहे हैं लगातार क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा, प्रोटेस्ट कर करके हम लोगों ने अपना हक लिया, आज़ादी ली, और उसके बाद भी लगातार प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि तुम लोग ये बताओ कि अच्छा प्लस तुम्हारे पास पावर्स भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि तुम प्रोटेस्ट को बिना इमरजेंसी लगाए रोक ही नहीं सकते, बिना इमरजेंसी की भी तो रोक सकते हो तुम, इमरजेंसी क्यों लगाई तुमने? ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। आगे Apart from the arrest of political workers and the restrictions on the press, the emergency directly affected lives of common people in many cases. और कॉमन पीपल की लाइफ जो है उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। कैसे हुआ? वही स्टरिलाइजेशन वगैरह वाला। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई जेलों में, कस्टडी में, टॉर्चर हुआ वहाँ पर। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और प्रिजन्स कम थे, खाना नहीं था, पीना नहीं था। बहुत सारे लोगों की टॉर्चर की वजह से और कस्टडी में रहने की वजह से डेथ हो जाती है।
ऑकर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आर्बिट्रेरी रीलोकेशन ऑफ पुअर पीपल, मैंने बताया था घर बनाने के कि भैया 10 पॉइंट प्रोग्राम और 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी ने दिया था, उसमें इसने कहा था कि हाउसिंग साइट्स बनाई जाएंगी गरीबों के लिए, है ना, गरीबी हटाओ, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेरी रिलोकेशन यानी कि माइग्रेशन करवाया गया जबरदस्ती लोगों का ऑफ पुअर पीपल ऑल्सो टुक प्लेस, एंड ओवर एंथुजियाज्म अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल्ड टू केसेस ऑफ कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन, और कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करा गया था संजय गांधी के द्वारा, जो कि इंदिरा गांधी का बेटा था, है ना, जो कि ठीक नहीं था। तो कॉमन पीपल जो थे बहुत परेशान थे। द क्रिटिक्स से दैट इंदिरा गांधी मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंट फॉर सेविंग कंट्री टू सेव हर पर्सनल पावर, और लोगों ने क्या बोला कि इंदिरा गांधी ने क्या करा, इमरजेंसी इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि इसको डेमोक्रेसी को बचाना था, इमरजेंसी इस वजह से लगाई गई क्योंकि इसको अपनी खुद की कुर्सी संभालनी थी। ठीक है, आ गया। चलो, लेसन्स फ्रॉम द इमरजेंसी या लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, क्या सीखा हम लोगों ने इमरजेंसी से। द इमरजेंसी एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चल गया हम लोगों को। क्या सबसे पहली चीज ये पता चली कि इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ तुम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये पता चली कि अगर कोई इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ छेड़खानी करता है तो जनता उसको उठा के पटक देती है। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग क्या पता चलेगी कि इमरजेंसी के प्रोविजन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो जिसके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई वो वर्ड डिफाइंड नहीं था, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का नाम अब काट दिया जाएगा और एक नया वर्ड ऐड कर दिया जाएगा इमरजेंसी के प्रोविजन में। क्या वो होगा? आर्म्ड रिबेलियन। कि अब इमरजेंसी सिर्फ तब लगाई जा सकती है जब दो कम्युनिटीज आपस में क्या उठाए, हथियार उठाए और हथियारों से लड़ना स्टार्ट करे, तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सुनी सुनाई बातों पर कि भाई दंगे होने वाले इस बातों पर क्या इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, इट टॉट मेनी लेसन्स। फर्स्टली, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में तुम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में खेल नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेकेंडली, necessary the advice to proclamation emergency in writing by the president by the council of ministers। दूसरा चीज क्या पता चला हम लोगों को, हम लोगों ने एक और चीज क्या ठीक करी कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हुआ क्या था, इंदिरा गांधी ने जाकर फखरुद्दीन अली अहमद को बोला था कि भैया इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी लगा दी गई, ऐसा ही हुआ था ना। अब क्या बोल रहा है कि भैया अगर तुम लोगों को अब इमरजेंसी लगानी है तो प्रेसिडेंट तब तक इमरजेंसी नहीं लगाएगा जब तक प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आगे ना मंत्रिमंडल, ये दोनों इसको रिटर्न में लिख कर ना दे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो इनको भी नहीं बताया था कि मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ, इसने इमरजेंसी लगा दी थी। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को लिखित में जब देंगे तभी ये क्या कर सकता है, अरे बोलो क्या कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है। थर्डली, इट मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। और जब फंडामेंटल राइट्स खत्म हुए हमारे 1.5 साल के लिए 1975 से लेकर 1977 तक, तब हम लोगों को पता चला कि इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है, सिविल लिबर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ गया है। However, the critical gears of emergency brought lots of issues that have not been grappled with adequately। और बहुत सारे issues भी हम लोगों को पता चले जिसके साथ हम लोगों ने अभी तक adequately अच्छी तरीके से डील नहीं किया था, जिनके साथ हम लोगों को अच्छे से डील करना था। Politics after emergency, emergency के बाद क्या हुआ? The 1977 elections turned into a referendum on the experience of emergency। अब देखो ध्यान से क्या है, अपोजिशन लीडर्स सारे के सारे इकट्ठा आएंगे और बोलेंगे कि भैया जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो थे, ये बनेंगे अपोजिशन का फेस या सिंबल ऑफ अपोजिशन बनेंगे, सिंबल ऑफ अपोजिशन। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ही बिकेम द फेस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी इकट्ठा आएगी। अब देखो ध्यान से, अभी तक क्या हो रहा था, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस पार्टीज, ये अलग अलग इलेक्शंस लड़ रही थी। अब ये सारी की सारी नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आएगी और एक ही पार्टी बनाएगी। ठीक है, और इस पार्टी का नाम होगा जनता पार्टी। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ होगा, जनता पार्टी में सोशलिस्ट पार्टी होगी, जनता पार्टी में क्या नाम है उनका, भारतीय किसान दल होगा। ठीक है, जनता पार्टी में और क्या होंगे, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होगी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी होगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसकी पॉलिटिकल पार्टी है? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी
ये पॉलिटिकल पार्टी है जगजीवन राम की। किसकी? जगजीवन राम। हु इज दिस जगजीवन राम? जगजीवन राम अभी तक इमरजेंसी खत्म होने तक, इमरजेंसी जनवरी 1977 में खत्म हुई है, तो जनवरी 1977 तक ही वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी के कांग्रेस का पार्ट थे। लेकिन ये इनको लगता है कि भैया इमरजेंसी गलत लगाई गई थी, इस वजह से ये कांग्रेस को छोड़ देते और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते जिसका नाम होता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, प्लस कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है नॉन कांग्रेस नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इनके साथ नहीं है, मतलब जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन इनके साथ अलायंस कर रखा है, इनके अलाइज है। ठीक है, और दूसरी तरफ है इंदिरा गांधी कांग्रेस आर के साथ। इलेक्शंस होते हैं, इंदिरा गांधी के सिर्फ और सिर्फ 153 सीट्स आते हैं, 153। ठीक है, और ये जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के कितने सीट्स आते हैं? तो जनता पार्टी के आते हैं टोटल 295 सीट्स, और जनता पार्टी और इनके अलायंस की मिलकर टोटल 330 सीट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी ये जताती है लोगों को कि भैया ये जो इलेक्शंस है ये डिसाइड करेगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी। ये जो इलेक्शंस है ये डिसाइड करेगा, ये इलेक्शंस रेफरेंडम टू द डेमोक्रेसी है। तुम लोग वोट करने जा रहे हो लोकतंत्र के लिए। अगर तुम लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट किया, इसका मतलब तानाशाही रहेगी इंडिया में, डिक्टेटरशिप रहेगी। ठीक है, और अगर तुम लोगों ने हम लोगों को वोट किया तो ये क्या रहेगा? इट विल बी द रेफरेंडम टू डेमोक्रेसी। तुम लोग डेमोक्रेसी के लिए वोट कर रहे हो। ठीक है, द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। अब इनके पास एक पॉजिटिव स्लोगन आ गया, क्या? लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी का। लोकसभा इलेक्शंस 1977। इन जनवरी 1977 आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड लोकसभा इलेक्शंस। अब देखो 1977 में, जनवरी 1977 में क्या हो रहा है? इमरजेंसी खत्म हो रही है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इमरजेंसी खत्म होने के 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा और 1978 में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी क्या करवा रही है? फरवरी मार्च में इलेक्शंस करवा रही है। क्वेश्चन है सर इतना कम टाइम क्यों दे रही है इंदिरा गांधी? इस वजह से क्योंकि इंदिरा गांधी को पता है कि अगर इन लोगों ने ज्यादा कैंपेनिंग कर दी, जनता पार्टी वालों ने, तो जितनी सीट्स मेरी आनी है वो भी नहीं आएगी। तो इसने हड़बड़ी में क्या कर दिया? इलेक्शंस करवाए, और इंदिरा गांधी के सिर्फ और सिर्फ 153 के आसपास सीट्स आती है, और जनता पार्टी जो है फुल गवर्नमेंट या फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने वाली है। और इंडिया में पहली बार 1977 में एक नॉन कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? इलेक्शन जीतने वाली है और अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली है। मतलब सेंटर में कांग्रेस के अलावा कोई और आएगा पहली बार इंडिया में। ठीक है, इन जनवरी 1977 आफ्टर 18 months of emergency the government decided to hold Lok Sabha elections. The Congress could win only 154 seats, माफ करना 153 बोल दिया था, 154 सीट जीत पाई सिर्फ इन द लोकसभा इलेक्शंस, एंड पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस देन 35%। और जो पॉपुलर वोट्स थे 1971 के इलेक्शंस में कितने वोट्स आए थे इसको? इंदिरा गांधी और सीपीआई का मिलकर, कांग्रेस आर और सीपीआई को मिलकर, तो इनके लगभग 48% वोट्स थे। और कांग्रेस की अगर बात करें हम लोग 1971 के इलेक्शंस में तो 44% वोट्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी? 1977 के इलेक्शंस की, तो कांग्रेस के 35% से भी कम वोट्स आए। इसका मतलब लोगों का पॉलिटिकल मूड चेंज हो गया है, पॉलिटिकल मूड चेंज हो गया है, यानी कि लोग अगेंस्ट में हो गए किसके? इंदिरा गांधी के। ठीक है, वही लोग जिन्होंने इसको 1971 में फुल मेजोरिटी के साथ जिताया था। कांग्रेस के अकेले की 353 सीट्स है। ठीक है, वही लोग इसको क्या कर रहे हैं? उठा के पटक रहे और बोल रहे हैं कि भैया तूने डेमोक्रेसी के साथ खेलकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, द जनता पार्टी एंड इट्स allies won 330 out of 542 seats in the Lok Sabha. Janata Party itself won 295 seats and thus enjoyed a clear majority. 272 सीट्स चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, इनके 295 आ गए अकेले के, और अलायंस के साथ मिलकर 330 सीट्स आ गए, तो मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सकते हैं। जनता गवर्नमेंट, द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर द 1977 इलेक्शंस वाज फार फ्रॉम कोहेसिव। ठीक है, अब देखो जनता पार्टी में हमारे पास 3 बंदे थे जिनको हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण ने पहले ही मना कर रखा है कि भैया मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। ठीक है, हालांकि इनके नाम पर ही इलेक्शंस लड़े, लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया मैं 1955 में छोड़ चुका हूँ क्या? पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं बस इसलिए आया क्योंकि मुझे लग रहा था डेमोक्रेसी खतरे में और मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, तभी लोकनायक है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बंदे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता था। एक था मोरारजी देसाई। ठीक है, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट जो था इसके चीफ मिनिस्टर रह चुके थे।
ठीक है, प्लस इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत सीनियर लीडर भी है। तो कांग्रेस ओ की तरफ से ये लगा लो कि ये है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और बंदे थे जिनका नाम था चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और चरण सिंह जो है ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। किसके? उत्तर प्रदेश के, यूपी के। और चरण सिंह के बारे में ये फार्मर लीडर थे, खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी थी। तीसरा हमारे पास था एक बंदा जिसका नाम था जगजीवन राम। जगजीवन राम इंडिया के फर्स्ट लेबर मिनिस्टर थे, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर। और क्या, बिहार से बिलोंग करते थे। प्लस 1952 से लेकर जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये क्या रहे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इनकी क्या थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। क्लियर है? ये 3 अलग अलग बंदे हैं। क्वेश्चन है कि किसको बना दिया जाए। लास्ट में चूज कर दिया जाता है कि मोरारजी देसाई को बना देते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई को बनाते हैं गवर्नमेंट, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? मोरारजी देसाई। ये भी कांग्रेस के ही पार्ट थे पहले। मोरारजी देसाई बनेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। आगे आते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन ऑफ अमंग द 3 लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है ये। ठीक है, इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड। ठीक है, तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं लेकिन ये पावर स्ट्रगल को क्या नहीं करता? कम नहीं करता। पावर स्ट्रगल रहेगा, है क्या ना? क्यों? बाकी 2 लोगों को भी क्या करना है? प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन बाकी 2 लोगों को क्या बना दिया जाता है सर? फिर इनको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, मोरारजी देसाई को। इन दोनों को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। द जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन लेस देन 18 मंथ्स। अब देखो 1977 में ये क्या बने? 1977 में प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। 1979 तक और 1979 में हम लोग बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और मोरारजी देसाई से चरण सिंह अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। ठीक है, और चरण सिंह क्योंकि सपोर्ट हटा लेते हैं तो मोरारजी देसाई के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ये प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकते, ये रिजाइन कर देते हैं मोरारजी देसाई। अब सीन क्या है? चरण सिंह बचे और दूसरे बचे जगजीवन राम। जगजीवन राम के पास भी नहीं है मेजोरिटी, चरण सिंह के पास भी मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, चरण सिंह के पास इंदिरा गांधी आती है और इंदिरा गांधी कहती है कि भैया मैं सपोर्ट करूंगी तुझे, तू ओथ ले ले। चरण सिंह ओथ ले लेते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जुलाई 1979 में चरण सिंह क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ओथ ले लेंगे, है ना? जून या जुलाई होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से होता क्या है। चरण सिंह ने ओथ ले लिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन जैसे ये ओथ लेते हैं इंदिरा गांधी कहती है कि भैया देख मैं देखो सपोर्ट करूंगी लेकिन एक शर्त है। चरण सिंह बोलता है कि भैया तू भी बता दे क्या शर्त है तेरी। इंदिरा गांधी कहती है कि मेरे अगेंस्ट में जेसी शाह कमीशन बैठी हुई है और जेसी शाह कमीशन की रिपोर्ट पर मेरे ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटे संजय गांधी के ऊपर से सारे के सारे कोर्ट केसेस हटा दिए जाए। अगर ये सारे के सारे कोर्ट केसेस हटा दिए जाते तो मैं क्या करती हूँ? तुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास 153 सीट्स है, आराम से गवर्नमेंट बना सकता है, आराम से 4 साल काट सकता है। चरण सिंह मना करते हैं कि भैया देख ऐसा है, मैं तेरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं। ठीक है, चरण सिंह 1 महीने का टाइम होता है इनके पास कि भैया 1 महीने के अंदर प्रूफ करो कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते। जुलाई 1979 में इनकी भी क्या होती है? गवर्नमेंट खत्म हो जाती है क्या? जुलाई अगस्त 1979 में इनकी भी गवर्नमेंट खत्म। लेकिन इंडिया में इलेक्शंस होने हैं अगले जनवरी 1980 में। अभी चल रहा है जुलाई। क्या करा जाए? तो चौधरी चरण सिंह को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्योंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे से किसी बंदे को हटाया भी नहीं जा सकता, तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और 1980 के इलेक्शंस में
लोग फिर से इंदिरा गांधी को जिता देंगे और इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी इंडिया की। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये लोग संभाल नहीं पाएंगे गवर्नमेंट को, इंटरनल पॉलिटिक्स। अच्छा, बीच में क्या होता है, जब चरण सिंह क्या करते, जब ये मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते तो जगजीवन राम भी कोशिश करते हैं मेजोरिटी की, और जगजीवन राम इंदिरा गांधी के साथ बात भी करते हैं कि मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। इंदिरा गांधी कहती है कि भैया मेरी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के गया था ना, नहीं करूंगी सपोर्ट, तो इनका सपना सपना ही रह जाता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, जगजीवन राम का, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और क्वेश्चन ये भी आता है कि 1977 से 1980 जब ये प्राइम मिनिस्टर ओथ वगैरह ले रहे हैं, इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो है जो 1969 में प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था। कौन? एन संजीवा रेड्डी। याद आया? वही बंदा है। क्लियर? आगे आगे देखिए क्या होता रहा है। Fresh Lok Sabha elections were held in 1980, in which the Janata Party suffered a comprehensive defeat and Congress Party came back in power, और कांग्रेस दोबारा से पावर में आती है। Legacy: Between the elections of 1977 and 1980, the party system had changed dramatically. बहुत सारा पार्टी सिस्टम चेंज हो गया, यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि पॉलिटिक्स में कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज्यादा। सबको क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है। आगे आते हैं। द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। और कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे दिखा रही है कि भैया हम अकेले क्या है? प्रो पुअर पार्टी है, यानी कि गरीबों के सपोर्टर से, अकेले हम गरीबों के मसीहा है, कोई बाकी हमारे अलावा तुम्हारी नहीं सुन रहा है गरीबों की, ठीक है। प्लस अपने आप को समाजवादी दिखा रही है, सोशलिस्ट दिखा रही है, ठीक है। आगे आते हैं। Other opposition parties relied more and more on what is known in Indian politics as non-congressism। और बाकी सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कर रही थी? नॉन कांग्रेसिज्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। नॉन कांग्रेसिज्म आप लोगों ने लिख दिया वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ठीक है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी क्या नॉन कांग्रेसिज्म वाले आइडिया को सपोर्ट कर रही थी और अपने आप को नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज दिखा रही थी कि भैया कांग्रेस को हराने के लिए हम लोगों को वोट दो, ठीक है। तो दोबारा से इनके पास कोई अच्छा स्लोगन नहीं है कांग्रेस को हराने के लिए। The emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis because it had its origin in the constitutional battle over the jurisdiction of the parliament and the judiciary। और ये बोल रहा है कि 19 emergency का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बीच में क्राइसिस देखते हैं, है ना। अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस के बीच में क्राइसिस देखते हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्राइसिस देखते हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोला जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोला जा सकता है। इट वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस भी था, क्यों? क्योंकि बार बार क्या हो रही थी? गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह चेंज हो रहा था। द पार्टी इन पावर हैड एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड येट इट्स लीडरशिप डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये क्या बोल रहा है कि उस टाइम पीरियड में जो पार्टी पावर में थी, यानी कि कांग्रेस आर की बात कर रहा है इमरजेंसी से पहले, ठीक है, और फिर भी उसके पास पूरी मेजोरिटी थी, 353 सीट्स थी, और फिर भी इन लोगों ने क्या कहा? फिर भी इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल क्राइसिस ही तो है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज क्लियरली अ टेंशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। और इस टाइम पीरियड में क्या था? टेंशन चल रहा था किस बेसिस पर? बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। मतलब क्या? जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्या चल रहा था? लड़ाई चल रही थी इस टाइम पीरियड में। तो जुडिशरी को हमारी एनसीईआरटी क्या बता रही है? इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या कि भैया जुडिशरी को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रही है कि ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये चला रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पॉपुलर पार्टिसिपेशन किसको बता रहा है? पार्लियामेंट को बता रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, और यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है? चैप्टर का हो जाता है द एंड, ठीक है। चलो, तो जाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि मेरी रोज शाम को 8 बजे, रोज शाम में 8 बजे मेरी क्लास होती है कहाँ पर? ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर। कहाँ पर होती है? ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर रोज शाम को 8 बजे मेरी क्लास होती है, तो आप लोग यहाँ पर आ जाया करिए। प्लस मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो मुझे khan.ayub@adda247.com पर, AY है ये, है ना, AYUB, ठीक है, ढंग से लिख दूँ?
आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, AYUB, ठीक है, @adda247.com पर मुझे मेल करिए और मुझे मेल करके बोलिए कि सर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में ऐड हो जाइए। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एक बैच आया जिसका नाम है संघर्ष बैच। अगर आप लोगों ने संघर्ष बैच में अभी तक एनरोल नहीं करा है, अगर आपको हर एक चीज़ डिटेल में अच्छे से पढ़नी है और आप लोगों को अगर CUET और बोर्ड्स दोनों की तैयारी करनी है, तो आप लोग फटाफट से क्या करिए, संघर्ष बैच में एनरोल कर लीजिए, ठीक है। संघर्ष बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को एक किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है Y742। इसका इस्तेमाल करिए और इसका इस्तेमाल करते ही आप लोग क्या मिलेगा, आप लोगों को 17% से लेकर 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। अभी दिवाली चल रही है तो 25% का डिस्काउंट है, लेकिन जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा तब तक आप लोग लेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे बच्चे जो बाद में देखेंगे वीडियो, है ना, हो सकता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, वो कौन सा बैच ले सकते हैं मेरे से पढ़ने के लिए। तो आप लोग मेरे से पढ़ने के लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग महापैक लीजिए, ठीक है। महापैक लेने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो भी Y742 ही है, ठीक है। महापैक Y742 कैसे याद रखें आप लोग, तो adda247 का उल्टा है, ठीक है। कोई भी बैच लेने के लिए पहले मुझे मेल करिए, आप लोग मेल करके बोलिए कि सर पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मेल करके बोलिए कि सर हम लोगों को बैच लेना है, तो प्लीज़ हेल्प करिए, कौन सा बैच ले, कैसे बैच ले, टेस्ट सीरीज लेनी है, बुक्स लेनी है, ई-बुक्स लेनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। किस तरीके से आप लोग बैच ले सकते हो, तो बैच लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को जाना है adda247 की वेबसाइट पर। कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाकर लिखना है adda247। जैसे ही लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे स्कूल K-12 का ऑप्शन आ जाएगा, क्लास 12 पे जाएंगे, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को संघर्ष बैच दिखेगा, जिसमें आप लोगों को 11 सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, 5 डोमेन सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी करवाया जा रहा है आप लोगों को। और आप लोगों को करवाए जा रहे हैं क्या, GT के 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, रीजनिंग और क्वांट्स, 11 सब्जेक्ट्स। कब तक चलेगा ये वाला बैच, जब तक CUET का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। इस पर क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला बैच जो है 7,999 रुपये का है, ठीक है। दिवाली के टाइम पीरियड में अगर आप लोग लेते हो उसको तो आप लोग को 25% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इतना डिस्काउंट होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। बाई चांस ये वीडियो तब तक आ जाती है तो आप लोग तब देख लेना। Y742 डालिए, अप्लाई कर दीजिए इसको, 2,000 रुपये बच जाएंगे, ये वाला बैच आपको 6,000 में मिलेगा। लेकिन ये वाला बैच जो है इस पर 17-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को, तो 6,500 के आसपास आप लोगों को ये वाला बैच मिल जाएगा। एनरोल कर लीजिए, बहुत बढ़िया बैच है, CUET के एग्जाम तक चलने वाला है, बोर्ड CUET दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप लोग क्या करिए, महापैक लेने के लिए अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में जाइए, CUET आर्ट्स में जाइए, और CUET आर्ट्स में जाने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, आप लोगों को महापैक दिख रहा होगा एक ये वाला, और आपको एक ये वाला महापैक दिख रहा होगा। महापैक का फायदा क्या है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। महापैक से हमारे जितने भी बैचेस आते हैं उन सब का एक्सेस होता है आप लोगों को, और हमारे बैचेस बहुत सारे आते हैं, यानी कि MCQs का बैच अलग निकलता है हम लोगों का, क्रैश कोर्सेज का बैच अलग निकलता है, पूरी थ्योरी का बैच अलग निकलता है, ठीक है। CTQs का बैच अलग निकलता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इन सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, लगातार बार बार रिवीजन होती जाती है, ठीक है। इस वजह से आप लोग महापैक क्या कर सकते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि महापैक लो, आप लोग महापैक ले सकते हो। इस पर क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग आपको दिखेगा कि 9,500 रुपये का ये महापैक है, ठीक है। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाकर लिखिए Y742 लिखिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, और 7,124 रुपये में आप लोगों को ये वाला बैच मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बैच है, बहुत बढ़िया बैच है, इसको लोगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग क्या लेना चाहते हो, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अपने पास, सेम कोड का इस्तेमाल करना है आप लोगों को Y742 का। अगर आप लोगों को ई-बुक्स वगैरह लेना है, ठीक है, अगर आप लोग कंफर्टेबल है फ़ोन से पढ़ने में, लैपटॉप से पढ़ने में, iPad वगैरह से पढ़ने में, ठीक है, टैब से पढ़ने में, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। और अगर आप लोगों को किताबें ही चाहिए, बुक्स चाहिए, जो कि आप लोग को लगता है कि सर हमारे घर तक पहुंचा दो बुक्स, तो आपके घर तक भी किताबें पहुंचाई जाएगी विदाउट डिलीवरी फीस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश जनरल टेस्ट की भी किताबें हमारे पास, सिर्फ जनरल टेस्ट की भी है, सिर्फ इंग्लिश की भी है, जो कि CUET एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। CUET का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जो कि आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाएगा।
और क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स की भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की भी किताब है। और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसके लिए भी किताब है। इस पर क्लिक करिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को बाय नाउ पे जाना है और यहाँ जाकर Y742 का कोड लगाना है। Y742 का कोड लगाइए, अप्लाई कर दीजिए और आप लोगों को 212 रुपये इसके बच जाएंगे। ठीक है, दिवाली का डिस्काउंट है, हालांकि ये देख लेना आप लोग, 17 से 20% का डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन ठीक है 636 के आसपास रुपए में आप लोगों को ये वाला बैच, ये वाली किताब जो है आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको क्या करना है, बैच लेने से पहले, टेस्ट सीरीज लेने से पहले या कुछ भी लेने से पहले आप लोगों को मुझे मेल करना है। तो क्या हो गया, खुल जा सिम। ठीक है, ठीक है। और कहाँ पर मेल करोगे आप लोग मुझे मेल करना khan.ayub@24/7.com पर। चलिए, आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर, लेक्चर्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।